नहीं आएगी। आप लोगों को सुविधा दोगे, उससे खूबसूरती आएगी। आप सड़कें अच्छी बना करके दोगे, आप पीने के पानी का बंदोबस्त करके दोगे, आप हॉस्पिटल की अच्छी सुविधा दोगे, आप बच्चों को यूनिवर्सिटी दोगे, बच्चों को गर्ल्स कॉलेज दोगे, बॉयज कॉलेज दोगे, स्कूल अच्छे बना करके दोगे, गरीब के बच्चे को मुफ्त में शिक्षा दोगे, अच्छी हेल्थ की सेवाएं दोगे। चलो सिविल हॉस्पिटल में मैं आपके साथ चलता हूँ, कितना बुरा हाल मिलेगा। आप सिविल हॉस्पिटल में जाने की बजाय प्राइवेट में जाते हो इलाज के लिए। इसलिए जाते हो कि सिविल हॉस्पिटल में कोई सुविधा ही नहीं है। जाते हो, एक्सरे की मशीन बोले खराब पड़ी है, बोले एमआरआई की मशीन है ही नहीं है, सीटी स्कैन बोला जी नहीं है। डॉक्टर है, जो डॉक्टर आपका हड्डियों का है वो तो बुखार की दवाई दे रहा है, उसको तो ओपीडी में लगा रखा है, कि नहीं लगा रखा? तो फिर कैसे इलाज होगा लोगों? सर, इनेलो सरकार आने पे क्या एजेंडा रहेगा? पब्लिक को क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी जिस तरह से आज और आपकी सरकार आने के दौरान शुरू की है? हमने लोगों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करनी है। हमारी आज की तारीख में 6 बड़ी घोषणाएं हैं और हम 3 और इसके साथ जोड़ेंगे। हम इसको 9 करेंगे, 25 सितंबर को 9 घोषणाएं करेंगे। जो 6 है वो मैं आपको बता देता हूँ। 3 आगे जो उन पे हम एक्सरसाइज कर रहे हैं कि उनका पैसा कैसे आ सकता है। इन 6 के लिए हमने सरकार बनने पे पैसे का इंतजाम भी कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं आएगी इनको लागू करने में। हम सबसे पहले महिलाओं के लिए गैस का सिलेंडर मुफ्त में देंगे और 1100 रुपया उसकी रसोई का खर्च वो देंगे साथ में। उसके साथ महिलाओं के लिए, माताओं बहनों के लिए, जैसे चौधरी देवीलाल ने हमेशा लोगों को मूलभूत सुख सुविधा प्रदान करी थी, उन्होंने लोगों के जन कल्याण के कार्य किए। गरीब आदमी के बच्चे की शादी में कोई बारात आ जाती थी, उसके बैठने की जगह नहीं होती थी, उन्होंने चौपाल बनाई। आपके शेड्यूल कास्ट की बनाई, बैकवर्ड की बनाई, बैकवर्ड क्लास में अलग अलग कास्ट के जितने भी लोग थे उनके अलग अलग बना करके दी। जनरल की बनाई, वृद्ध आश्रम बनाए, स्कूल बनाए, सड़कें बनाई। उन्हीं की तर्ज को आगे बढ़ाएंगे और माताओं के लिए सत्संग भवन बना करके देंगे। आज औरतों को कहीं पे भी बैठ करके सत्संग करने के लिए कोई जगह नहीं है, राम का नाम लेने के लिए कोई जगह नहीं। ये हमारा फैसला है कि हमारी सरकार बनने के बाद हम सत्संग भवन बना करके देंगे, बहुत आधुनिक सत्संग भवन बना के देंगे ताकि उन माताओं बहनों को कोई परेशानी ना आए। या फिर जैसे बढ़ते हुए नशा। सुनो, एक अगला काम हम करेंगे, हर घर से एक पढ़े लिखे बच्चे को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। जो नौकरी रोजगार से रह जाएगा उसको 21,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता हम देंगे। हमने पहले 11,000 दिया था, अब की बार राज बनने पे 21,000। इसी तरह से जो बुढ़ापा पेंशन कटी है उन बुजुर्गों को ब्याज के समेत पेंशन का पैसा देंगे और नई पेंशन बनाएंगे। 7500 रुपये महीने की पेंशन करके बुजुर्ग का मान सम्मान बढ़ाएंगे। उसके साथ साथ जो पीले कार्ड काट दिए गरीब आदमी, वो पीले कार्ड जो है उनको बहाल करेंगे और पीला कार्ड बहाल करके 100 गज का प्लाट और उसके अंदर चौधरी देवीलाल आवास योजना के तहत एक पक्का मकान भी बना के देंगे साथ में, ताकि गरीब के सर पे भी छत हो अच्छी तरह से, उसको दिक्कत ना हो। और उसके साथ ये जो 4 चीजें मैंने आपको बताई है, ये 4 तो हम जैसे ही राज बनेगा पहली कलम से इनको पूरा करेंगे। ये सारी सुविधा लोगों को मिलनी चाहिए, ये जरूरत है, आज नीड है हर आदमी की। वहीं बिजली का जो है 5वां, जो आज परेशानी है, मीटर बाहर लग गया ना, आपके भी लगे होंगे। जो बाहर लगा हुआ मीटर है उसके साथ कोई छेड़खानी करे, पैसे आपके लगते हैं कि नहीं लगते? आपका पड़ोसी आपसे तंग है, आपसे झगड़ा है, वही आपके मीटर से छेड़खानी कर देगा, आपको रोज उसकी पेनल्टी भरनी पड़ेगी। अगर वो छेड़खानी कर दी और आपको पता नहीं चला तो आपको जुर्माना लगाएंगे 10-10, 20-20 हजार रुपए का कि आप बिजली की चोरी कर रहे हैं। हम ये मीटर हटाएंगे, सारे मीटर घर के अंदर लगाएंगे और ये फिक्स होगा कि उस मीटर में 500 से ज्यादा का बिल नहीं आएगा।
मैक्सिमम से मैक्सिमम बिल 500 रुपये एक उपभोक्ता का आ सकता है। जहां उस इंडस्ट्री को खत्म किया है, वहीं पानीपत की हैंडलूम इंडस्ट्री जो है उसको भी इन्होंने खत्म कर दिया। अगर इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी तो रेवेन्यू कहां से आएगा? रेवेन्यू नहीं आएगा तो विकास कैसे होगा? मुख्यमंत्री रोज नई घोषणा करता है, रोज नए तोहफे देता है। एक भी घोषणा आज तक मुख्यमंत्री की पूरी नहीं हुई। मुख्यमंत्री ने सरकार में आने के बाद सबसे पहले घोषणा करी थी कि हम हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। ये घोषणा थी ना? आपके यमुनानगर में मेडिकल कॉलेज बन गया? नहीं बना। कहीं पे भी सरकार के मेडिकल कॉलेज नहीं है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज तो 2-4 जगह बन गए, वो तो दुकानें खुल गई, लोगों को लूटने का लुटवाने का एक धंधा बना दिया इन्होंने। उन मेडिकल कॉलेज में जाकर के जब बच्चा एडमिशन लेता है तो घर बिक जाता है उसका, सब कुछ लग जाता है उसका। इतनी इतनी ज्यादा फीस है उन सब की। मतलब सरकार ने अपनी तरफ से कोई सुविधा नहीं दी। सुविधाएं उन लोगों को दी जो सरकार के नजदीक लोग थे, उनको कहा कि तुम अपने लूट के अड्डे खोल लो। इन्होंने लूट की दुकानें खुलाने का काम किया। इसलिए लोग, शहर का आदमी भी आज इस सरकार को सत्ता से बाहर करेगा, वो भी इसको सत्ता से बाहर करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। सर, किसान एक बार फिर दिल्ली का रुख कर रहे हैं। क्या करे किसान? आप एक चीज बताओ मुझे, यूरिया खाद जो थी, हमें यूरिया से फसल पकानी पड़ती है, यूरिया में न्यूट्रिशन की मात्रा कम कर दी केवल इसलिए कि किसान को एक खाद का बैग ज्यादा डालना पड़े जमीन में। खाद के रेट बढ़ा दिए, उसके वेट में से 5 किलो वजन कम कर दिया। मतलब आप कहते हो कि हम किसान के मददगार हैं, अब तो किसान को लूटने में लगे हुए हो। आखिर किसान क्या करेगा? प्रधानमंत्री ने ये कहा था जब काले कानून वापस लिए थे, उस वक्त ये कहा था मैं एमएसपी का कानून बनाऊंगा। आज भी एमएसपी का कानून नहीं है, और कानून नहीं होने की वजह से किसान की फसल लूटी जाती है, मंडियों में पिटती है जाकर। लोग अपनी मनमर्जी के रेट से खरीदते हैं। अकेली किसान कम्युनिटी है जो अपनी फसल की कीमत तय नहीं कर सकता। फैक्ट्री में कोई चीज बनती है, वो अपनी कीमत तय करके उसको बाजार में बेचता है। दुकानदार भी अपना सामान जब बेचता है अपनी शर्त पे बेचता है। वो तय करता है कि मैंने 100 रुपये वाली चीज को 125 में देना है तो 125 में देगा। लेकिन किसान जब फसल मंडी में लेकर के जाता है तो उसको तो सरकारी रेट भी नहीं है, अपनी मर्जी का रेट तो मिल ही नहीं सकता। इसलिए किसान को आखिर फिर से एक बार आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा, एक बार फिर लड़ना पड़ेगा, फिर सरकार को मजबूर करना पड़ेगा। और अब इलेक्शन ईयर है, अब किसान को मजबूती के साथ ये लड़ाई आगे बढ़ानी पड़ेगी। सर, जब यात्रा शुरू हुई थी कांग्रेस और जेजेपी की तरफ से तंज कसा जाता था, मजाक उड़ाया जाता था, तो आज इस यात्रा को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? आपने कल यात्रा देखी नहीं? तंज कसने वालों के मुंह में तमाचे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? क्या हालत हो रही है उनकी विचारों की, आप ही बता दो। मेरी यात्रा में आपको कोई कमी लग रही है? लोगों की तरफ से कोई रिस्पॉन्स कम है? अब बताओ, आपने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है। मुझे आप एक चीज बताओ, आप पत्रकार साथी हो, इन्होंने कहा था कि हम कौशल रोजगार योजना में पर्ची ये जो मुख्यमंत्री ने कहा पर्ची और खर्ची खत्म कर दूंगा। आपके घर में पढ़े लिखे बच्चे हैं, आपके बच्चों ने भी फार्म भरे होंगे ना नौकरी के लिए? कोई एक भी लगा? किसी का भी? पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर मैंने जहां प्रेस के लोगों से बातचीत करी है, चाहे उनकी संख्या 20 है, चाहे 10 थी, चाहे 50 थी, मैंने उनसे ये बात पूछी कि भी आप तो पढ़ी लिखी जमात के लोग हो, आपके परिवार में तो हर हालत में बच्चे पढ़े लिखे होंगे और हर बच्चे की ये कोशिश होती है कि मुझे रोजगार मिले, मुझे नौकरी मिले, मुझे काम मिले। आपके बच्चों ने फार्म भरे होंगे। किसी एक पत्रकार ने मुझे ये नहीं कहा कि मेरा कोई एक बच्चा या मेरा भाई या मेरी बहन या मेरी कोई फैमिली मेंबर जिसको इस सरकार में नौकरी मिली। दूसरी तरफ चौटाला साहब का रास्ता, आप ईमानदारी से बताना, नौकरी मिलती थी कि नहीं मिलती थी? आप बताओ, आपकी सिफारिश पे नौकरी दे देते थे कि नहीं देते थे?
तो बिना खर्चे बिना पर्ची के वो नौकरी थी या आज है। इसलिए हमारा फैसला है कि अब राज बनने के बाद हर घर से एक पढ़े लिखे बच्चे को नौकरी लगाएंगे। आप जैसे साथियों के बच्चों को रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी। और हमने इसके ऊपर एक नई और एक्सरसाइज शुरू कर रखी है। हम हो सकता है 25 सितंबर को इससे भी बड़ी बात करें। इसके हित में होगी सर? है इसके हित में होगी क्या? जो एक बड़ी घोषणा करने जा रहे हैं 25 आम उपभोक्ता की, आम आदमी के हित की होगी। जो सर, गरीब देखा जाए इस सरकार में हालांकि दावे तो किए जाते हैं, लेकिन नशा बहुत फैल गया है। हर गांव में, हर मोहल्ले में बच्चे जो है नशे की तरफ जा रहे हैं, बेरोजगार बच्चे। मैंने ये मामला जो है हरियाणा में सबसे पहले उठाया था। मैंने विधानसभा में इसके लिए कॉलिंग अटेंशन मोशन दिया था। मुख्यमंत्री ने हमें आश्वस्त किया था कि हम इस पे बड़ी कार्रवाई करेंगे। बड़ी हैरानी की बात है, जिस दिन मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया, मैंने उस दिन नशा बेचने वाले लोगों के नाम बताए। मैंने जगह बताई कहाँ कहाँ नशा बिकता है, कहाँ से लोग खरीदते हैं। गुड़गांव में जो हमारी मिलेनियम सिटी है, जिसको दुनिया में जाना जाता है, उसमें जो मेट्रो के पिलर है, उनके नीचे लोग खड़े होकर के नशा बेचते हैं। और वहां सारा दिन पुलिस रहती है, दिन और रात। तो इसका मतलब नशा जो है सरकार बिकवा रही है। अब उसके बाद जब मैंने ये मामला उठाया था, ये बात होगी आज से 5 साल पहले, जब ये इशू मैंने उठाया था, तो उसके बाद नशा कम होना चाहिए था, इस पे रोक लगनी चाहिए थी। 3 डिप्टी चीफ मिनिस्टर बैठे थे, जिन्होंने बैठ करके इसके ऊपर आपस में बात करी और पंचकुला में इसका एक हेड ऑफिस बनाया, तीनों डीजीपी ने मिलकर के। वहाँ एक टीम खड़ी करी गई, उसके लिए अलग से एक फोर्स बनाई गई। वो फोर्स भी नाम मात्र की है, उसके अंदर तो बड़े चंद से लोगों को उसमें लगा रखा है, जिनको बैठा करके तनख्वाह दी जाती है और कोई काम नहीं होता। उन्होंने ना किसी को अब तक पकड़ा है। हर साल उसके आंकड़े नशे के बड़े हैं, हर साल। और अब तो ये हालत होगी नशे की कि मंत्री नशा बेचने वालों को अपनी गाड़ियों में बैठा के घूमते हैं बेचारे। अब की बार विधानसभा में वो भी बात उठाऊंगा, ये इशू भी उठाऊंगा कि ये हालत है तुम्हारी, तुम्हारे मंत्री जो है वो खुद नशा बेचने वालों को साथ लेकर के घूमते हैं। उनके एफिडेविट साथ लेकर के जाऊंगा लोगों के कि ये फलाना आदमी बेचता है, ये मंत्री की गाड़ी में रहता है। सर, इस सरकार में पत्रकारों के एक्रीडेशन के टाइम पीरियड में कटौती कर दी, पत्रकारों पे फर्जी मुकदमे दर्ज। तो क्या आपकी सरकार आने के बाद भी पत्रकारों के बारे में सोचा है? पहले नहीं सुविधा मिली थी आपको, मिली। फिर आगे आप हमारे से उम्मीद करोगे कि नहीं? पेंशन तो इन्होंने लागू करी है, तो आप इसको क्या बढ़ाएंगे? है, पत्रकारों की जो हमारे वर्ष में आया, हम अपना जो मैनिफेस्टो बनाएंगे उसमें आपकी जो एसोसिएशन है जिले की बनी हुई है, उनसे भी स्टेट वालों से बाकायदा चिट्ठी लिखेंगे उनको और उनसे पूछेंगे कि आप ये बताओ कि पत्रकार साथियों को कैसे ज़्यादा सुविधा मिले, जिससे सरकार को भी परेशानी ना हो और आपको सुविधा भी मिले। जो डिमांड्स आप उसमें करोगे, जो उसमें सही चीज़ होगी, हम उसको हर हालत में अपने मैनिफेस्टो में डालेंगे। हम इनकी तरह आश्वस्त नहीं करेंगे आप। पत्रकारों के लिए टोल फ्री करवा दो सर। चलो, कुछ बातें फिर भी करेगी, अभी आपकी यात्रा यही रहेगी। हाँ, कुछ नई बातें और भी करेगी। सर, यात्रा का किस प्रकार से जो यमुनानगर में पहुंची है, कैसा लग रहा है? क्योंकि लोगों का जो काफी हजूम है वो दिखाई दे रहा है। ये मेरा 75वां विधानसभा क्षेत्र था और कल जब यात्रा शुरू करी थी तो मेरे साथ चलने वाले जो यात्री होते हैं, जो रेगुलर चलते हैं, उनकी संख्या तो 150 से लेकर के 200 तक रहती है। बाकी लोग जिले के जो पदाधिकारी है वो चलते हैं। और फिर जिस हल्के में यात्रा प्रवेश करती है, उस हल्के के जो लोग हैं वो उस यात्रा में साथ चलते हैं। हमारे 20-25 किलोमीटर 30 किलोमीटर का सफर जितना भी होता है वो हमारे साथ पूरा करते हैं।
कल जब मैंने सुबह यात्रा शुरू करी थी तो यूं लग रहा था कि यमुनानगर सारा ही यात्रा में शामिल हो गया। कम से कम भी 5 से 6 हजार लोग यात्रा में मेरे साथ चले और कोई 100 के करीब लोगों ने शहर के अंदर स्टॉल लगाई, जहां यात्रा का जगह जगह फूल मालाओं के साथ स्वागत किया, पीने के पानी का, उसके साथ छबील लगा रखी थी लोगों ने। कहीं दूध पिला रहे थे, कहीं जूस पिला रहे थे, कहीं आजकल एक नई चीज चली हुई ना, वो आपका जीरा जो है वो पिला रहे थे। और बहुत सारी जगह पे पकोड़े जो है, ब्रेड पकोड़े बना करके यात्रियों को खिला रहे थे साथ। बहुत उत्साह और बहुत एक अलग जोश था यात्रा का कल। और ऐसा लग रहा था कि जैसे चुनाव के दिन बूथ पे नहीं जाते हैं और उस वक्त जो कार्यकर्ता में जोश होता है, जीतने वाले के जो साथी होते हैं वो कितनी ताकत के साथ जब उनका उम्मीदवार उनके पास पहुंचता है तो उसके लिए खड़े हो जाते हैं। आज फिर जब गांव के कार्यक्रम किए, वो भी इसी तरह का उत्साह था। ये केवल यमुनानगर में नहीं, मैं 75 कॉन्स्टिट्यूंसीज में जाकर के हूँ, सब जगह लोगों में बहुत बड़ा बदलाव है। और लोग जो है, मुझे लगता नहीं कि भाजपा जजपा का कहीं अब की बार खाता भी खुल पाएगा। मुझे पहले तो ये आशंका थी कि जजपा तो खत्म हो जाएगी, लेकिन भाजपा फिर भी 10-12 सीटें ले सकती है। लेकिन जितने जगह पे मैं जा करके आया हूं, जो मेरा पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है, मुझे भी 30 वर्ष हो गए इस काम में लगे हुए। जितना अब की बार बदलाव देखे, या तो सन 1987 में इस तरह का बदलाव था या अब बदलाव है। मुझे लगता है लोग सन 1987 को दोहराने का काम करेंगे। उस वक्त तो ये आपका मीडिया इतना नहीं था, सोशल मीडिया भी नहीं था। उन दिनों में तो 1-to-1 कांटेक्ट ज्यादा था, लेकिन अब तो आदमी सोशल मीडिया पे एक एक चीज को नोट करता है, एक एक एक्टिविटी देखी जाती है। इस यात्रा से हर आदमी ने एक फैसला कर लिया कि हमने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को फिर सत्ता में लेना है। और उसका एक कारण है, जहां भाजपा से दुखी हो गए, जजपा से दुखी हो गए, इन टोर लुटेरों से छुटकारा चाहते हैं। एक्चुअल में तो ये गठबंधन नहीं, ठगबंधन है। लोगों को लूटने के लिए बनी हुई एक सरकार है जो लगातार लूटने का काम कर रही है। कोई एक भी इनकी पार्टी का व्यक्ति ऐसा नहीं है जो दूध से धुला हो। कोई ये नहीं कह सकता मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं है। हर व्यक्ति के ऊपर कोई ना कोई रिश्वत का, और का, पैसे का, लेन देन का सरेआम आरोप है। जितना भ्रष्टाचार आज की तारीख में है, अब तो कमाल की बात यह होगी कि मृत्यु प्रमाण पत्र भी अगर आप लेने जाते हो, उसके भी आपको पैसे देने पड़ते हैं। इससे ज्यादा बड़ी शर्म की बात प्रदेश में नहीं हो सकती। कांग्रेस का इनसे भी बुरा हाल है। कांग्रेस, जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है भाजपा के साथ मिला हुआ है, वहीं कांग्रेस के कुछ ऐसे नेता हैं जो अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। लोगों में टिकटें बांट रहे हैं। आज से तेरे को टिकट दे देंगे, तेरे को टिकट दे देंगे, तेरे को टिकट दे देंगे। केवल लोगों में भ्रम पैदा करने में कांग्रेस लगी हुई है। कांग्रेस के पास भी धरातल पे आज कोई आदमी नहीं है काम करने वाला, स्वयं अखबारी नेताओं। अखबार की न्यूज तो बहुत लगती है, 3-4 नेताओं की रोजाना अलग अलग लगती है, रोज मैं पढ़ता हूँ। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि लोग इनके चेहरों को भी बहुत अच्छे से पहचान चुके हैं। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा इतना ही पॉपुलर लीडर होता है तो 10 साल सत्ता में रहने के बाद 10 साल सत्ता से बाहर नहीं रहता। लोगों ने इसीलिए बाहर किया था सत्ता से कि हुड्डा ने लोगों को परेशान किया था। अब लोगों को झूठ और लूट की राजनीति करने वाले लोगों की असलियत का पता लग गया। कांग्रेस ने भी झूठ बोला और लूटने का काम किया इस प्रदेश में। भाजपा ने कांग्रेस को भी पीछे छोड़ दिया इस काम में। अब लोगों ने यह फैसला कर लिया दोबारा से कि हम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के नेतृत्व में चौधरी देवीलाल की नीतियों की सरकार बनाएंगे। हर हालत में सत्ता से दोहराएंगे लोग और हमारी सरकार बनेगी। आज इंडस्ट्रिस्ट भी दुखी है, आज मंडी का आड़तिया भी दुखी है, आज कर्मचारी भी दुखी है।
आज किसान तो परेशान है ही है, मजदूर भी परेशान कर दिया। मजदूर को तो ये कह के परेशान कर दिया, कमाल नहीं हो रहा है कि आपका आधार कार्ड है और आप कोई टैक्स नहीं भरते हो, आपको कहते हैं कि इसको पैन कार्ड बनवाओ और उसके साथ लिंक करो, फिर कहते हैं कि इसकी फीस दो, बनवाएं भी हम और फीस सरकार को दें अलग से। पहले तो उसको बनाने की फीस दें किसी से, पैन कार्ड बनवाने की, और फिर कहती है सरकार, कहती है इसको लिंक कराने के नाम के ऊपर आप हमें 1000 रुपया फीस का दो और 100 रुपया जो लिंक करने वाला है वो लेता है। गरीब आदमी को भी इस सरकार ने बख्शा नहीं, वो भी बहुत ज़्यादा परेशान है। आज गरीब आदमी का बच्चा पढ़ नहीं सकता, स्कूल ख़त्म कर दिए इन्होंने, पूरी तरह से बर्बाद कर दिए। इंडस्ट्री आपके यमुनानगर की तो जिसमें हजारों लोगों को रोजगार मिलता था, उस इंडस्ट्री को ख़त्म कर दिया इन्होंने, प्लाईवुड वाली। जहाँ उस इंडस्ट्री को ख़त्म किया है वहीं पानीपत